Hello, dear aspirants. I, your educator, Hamani Joshi, welcomes you to the Arpita Sharma classes. In this class, we are going to cover up modern Indian history through crash course. Let's get started with our today's class. Okay, don't forget to subscribe Arpita Sharma Ma'am YouTube channel, that is Arpita Sharma, for daily Hindu news analysis, important strategy classes, polity, and lots more. If you want to get update PDF of all the classes on YouTube. Subscribe to Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Arpita ma'am also take classes on an Academy Plus. Use code Sharma Y10 to avail 10% extra off. So today our topic is going to be chapter number 9, Nationalist Movement. सी ये नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो शुरुआत कैसे हुआ था? नेशनल आपको नाम से ही पता पड़ गया होगा कि जिसने पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को इकट्ठा किया था। वो पॉपुलेशन जिसने स्वदेशी मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बॉयकॉट द फॉरेन गुड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, साइमन गो बैक, ये सारे फॉर्मेशंस में जब पूरी पब्लिक इकट्ठा हुई थी, इसको नाम दिया गया था इंडियन नेशनल मूवमेंट। एंड ये सारे लोग इकट्ठा हुए थे ताकि ये ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री से निकाल सके। ओके, आपको ये याद रखना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो 1885 से लेके 1905 तक था। तो ये बीच में जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी दैट वी हैव टू रिमेम्बर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अब ये देखिए, सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि ये जो मूवमेंट है उसको ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया था 3 पार्ट में। ठीक है, बाकी के पार्ट जो है वो हम स्वराज मूवमेंट्स में गांधीयन एरा में देखेंगे। सो जो ये फेज था मॉडरेट नेशनलिज्म विच वाज फ्रॉम 1885 टू 1905, ये वो फेज था जब कांग्रेस जो थी वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति लॉयल थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब ईयर शुरू हुआ था 1906 टू 1960, जिसमें स्वदेशी मूवमेंट आया था, और ये ईयर को क्लासिफाई किया गया था एज एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, यानी कि दो मूवमेंट है, मॉडरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, इसे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट भी कहा गया था बिकॉज यहाँ पे चीजें लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस हो रही थी और एक एक्सट्रीम लेवल पे जा रही थी। इसी के साथ साथ होम रूल मूवमेंट भी शुरू हुआ था। फिर 1917 से लेके 1947 तक गांधीयन एरा शुरू हुआ था यहाँ पे। अब मेजर कॉजेस ऑफ मूवमेंट क्या क्या थे? नंबर 1 वाज पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी। सारी इंडियंस जो थे, ये मूवमेंट शुरुआत कैसे हुआ? तो ये मूवमेंट शुरुआत होने के मेन कॉजेस ये सारे थे। पहले तो जितने भी इंडियंस हैं वो फॉर द फर्स्ट टाइम इकट्ठा हुए थे एक सिंगल पर्पस के लिए, और वो सिंगल पर्पस क्या था? टू रिमूव ब्रिटिश रूल। ओके, उसके बाद आया वेस्टर्न एजुकेशन, जिसने कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड नेशनलिज्म पे एम्फसाइज करना शुरू किया। आप सभी को इन सब का मतलब पता होगा, और उसमें से ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। इंग्लिश ने जो है वो इंडियंस को एजुकेट किया था ताकि वो नेशनल मूवमेंट लेड कर सके और उसे ऑर्गेनाइज कर सके, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन का कहीं ना कहीं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी देखा गया था मूवमेंट्स में। प्रेस, इंडियन प्रेस इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर वहाँ की लोकल लैंग्वेज में रिलीज होती थी। ठीक है, जिसने एक लोगों के प्रति जागरूकता जगाई कि आपको कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैटिन, जिसने दिल्ली दरबार में फेमाइन टाइम के दौरान मदद की थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास हुआ था, आर्म्स एक्ट पास हुआ था, यूनिफॉर्म सॉल्ट टैक्स पास किया गया था यहाँ पे लॉर्ड लिटन के दौरान। ये सारे कॉजेस थे। दूसरे मेन कॉजेस क्या थे? पहला तो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, जिसने इंडियंस को क्लोजर लाया। आपको पता होगा कि पहले जो रेल डेवलप हुई थी वो लॉर्ड डेलहाउसी के लाइन में डेवलप हुई थी। ठीक है, और वो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट का ये फायदा भी था दैट इंडियंस वर ब्रॉट वेरी क्लोजर टू ईच अदर। सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट शुरू हो गए थे, जो हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसमें भी कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्शियसनेस आ रही थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर पे डिस्क्रिमिनेट करना एंड अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये सारे कुछ ऐसे कॉजेस थे जिसके कारण ये मॉडरेट मूवमेंट जो था वो बहुत ही ज्यादा
आगे बढ़ता चला गया. इट वाज जस्ट अनदर कॉन्सिक्वेंस फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857 में पीपल ने बहुत ज्यादा फेलियर्स देखे थे. वो नहीं चाहते थे कि ये सारे फेलियर्स इसमें भी रिपीट हो. ओके. नेक्स्ट कम इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 के दौरान बनी थी. अब कब बनी थी? ये कौन से गवर्नर के रूल के दौरान? लॉर्ड डफरिन गवर्नर थे, उनके दौरान बनी थी. एहो ह्यूम ने ढूंढी थी. इट वाज फाउंडेड बाय एहो ह्यूम एंड इसका फर्स्ट सेशन जो बॉम्बे में हेल्ड किया गया था 1885 में. किसकी अंडर प्रेसिडेंट कौन थे तब? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, यानी कि WC बैनर्जी. इन्होंने तब क्या डिस्कस की थी ब्रिटिशर्स के सामने अपनी प्रॉब्लम कि रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड रीजन्स, बिकॉज हर एक इंडियंस इन सारी चीजों को लेके पॉजिटिव थे. तो इन्होंने ये पॉइंट रखा था ब्रिटिशर्स के आगे कि इंडियंस कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. रिलीजन में जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली जा रही है हिंदू एंड मुस्लिम के अगेंस्ट, कास्ट के अगेंस्ट, हायर कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, लैंग्वेज में डिस्क्रिमिनेशन एंड रीजन्स में भी डिस्क्रिमिनेशन. देन INC जो है उन्होंने ऑल इंडिया सेक्युलर मूवमेंट शुरू किया. आपको पता है ये सेक्युलर का मतलब कि ऐसी सेक्युलरिज्म मतलब जहाँ पे हम रिलीजन कोई भी फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. इसका सेकेंड सेशन जो है वो 1886 एंड थर्ड सेशन मद्रास में 1887 में हेल्ड किया गया था. सो दिस वर द फ्यू बेसिक पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं. इसके बाद अब हम कांग्रेस के लीडर्स के बारे में पढ़ते हैं जो भी बेसिकली नेशनल मूवमेंट्स में इन्वॉल्व थे. ये उन लीडर्स के बारे में है. सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इनको इंडियन बुक भी कहा जाता है. इन्होंने बंगाली न्यूज़पेपर पब्लिश किया था. ठीक है. जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने रखा था उसको इन्होंने अपोज किया. फिर इन्होंने इंडियन एसोसिएशन ढूंढा इन ईयर 1876 ताकि जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है उसमें एक अलग से स्पार्क जनरेट हो और उसे आगे बढ़ावा दिया जाए. इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 को मर्ज कर दिया INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो 1885 में बनी थी. जी सुब्रमण्यम अय्यर, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं साउथ इंडिया का. इन्होंने नेशनलिज्म सिखाया था किससे? मद्रास महाजन सभा से. दो न्यूज़पेपर इन्होंने ढूंढे थे, द हिंदू एंड द स्वदेशी मित्र. इनफैक्ट बंगाल गैजेट जो है वो इंडिया का पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था. दादा भाई नौरोजी, इनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं और इनकी पब्लिकेशन कौन सी थी? वॉइस ऑफ इंडिया. इनको इंग्लैंड का अनऑफिशियल एम्बेसडर भी कहा जाता है. दैट वाज अपॉइंटेड बाय इंडियंस. ओके. ये पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बने थे. आपको ये न्यूज में भी था रिसेंटली दैट रिसेंटली कौन सा मेंबर अपॉइंट किया गया है सब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में? आप मुझे कमेंट करके बताइए. दादा भाई नौरोजी उनकी बुक के लिए फेमस थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो उन्होंने अपनी ड्रीम थियोरी में लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कैसे इंडियंस की वेल्थ जो है वो इंग्लैंड के पास जा रही थी सैलरी के फॉर्म में, सेविंग्स, पेंशन, पेमेंट्स टू ब्रिटिश ट्रूप. ये सारी हम पॉलिसीज पढ़ चुके हैं. ठीक है. सब्सिडरी अलायंस के तहत जहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली ने ये पॉलिसी इनिशिएट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश आर्मी ही रखनी पड़ेगी एंड ब्रिटिश आर्मी का मेंटेनेंस भी इंडियन रूलर ही देंगे. तो कहीं ना कहीं ये इंडियंस के लिए उनकी वेल्थ ड्रेन होने का रीजन था. ब्रिटिश कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि फारूक सैयद फरमान के तहत जो कि 1717 में दिया गया था उसके तहत ये कहा जा रहा था कि आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. ड्यूटी फ्री चीजें हो गई थी उनके लिए. सो वो ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉफिट था एंड इंडियंस के लिए लॉस था. वो इन्होंने अपनी बुक में पूरा एक्सप्लेन किया था. ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया गया था कि वो वेलबी कमीशन अपॉइंट करें दादा भाई के साथ एज फर्स्ट इंडियन एज मेंबर, जहाँ पे ये पूरी मैटर के बारे में इंक्वायरी की जाएगी कि वेल्थ कहाँ पे ड्रेन हो रही है, किस तरीके से ड्रेन हो रही है और किसको वेल्थ ये पूरी की पूरी दी जा रही है. गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता है गांधी जी का, एंड इट्स मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन SSC एंड रेलवे एग्जाम दैट हु इज रिगार्डेड एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी. सो गोपाल कृष्ण गोखले, इनका पब्लिकेशन क्या था? सुधरक. ये पहले ऐसे थे जिन्होंने फ्री प्रिलिमिनरी एजुकेशन यानी कि बेसिक आपका जो एजुकेशन है 1 to 4 तक का वो फ्री होना चाहिए.
मे बी 1 to 4 और 1 to 7। 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ढूंढी थी, जहाँ पे ये इंडियंस को ट्रेन करते थे ताकि वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर सके फॉर द कॉज ऑफ कंट्री। अगेन फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, हु फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड व्हेन। तो आपको याद रखना है कि 1905 में, ये बेसिकली जो सेंचुरी डिकेड है ना, 19th सेंचुरी का, 19 to 20 सेंचुरी का ये ईयर 1900 से लेके 1947 तक क्रूशल ईयर है, क्योंकि इसमें हमें कहीं ज्यादा डेट्स याद रखने हैं, एक ही साल में बहुत ज्यादा इवेंट हुए थे, ठीक है। जैसे कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था बाय लॉर्ड कर्जन, यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ढूंढी गई थी, कैपिटल चेंज किया गया था कंट्री का, 1919 में रॉवेल्ट एक्ट पास हुआ था। सो ये जो ईयर है 1900 से लेके 1947 तक, इट्स क्रूशियल फॉर अस टू रिमेम्बर इन एवरी एस्पेक्ट। नेक्स्ट कम डिमांड ऑफ मॉडरेट। अब आपको पता है ये 1885 टू 1905 जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा मॉडरिज्म हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉडरेट क्यों कहा गया है? सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे चीजें इतनी ज्यादा एजिटेशन या इतनी ज्यादा स्पार्क में नहीं जा रही थी। इन शॉर्ट, पीपल यहाँ पे मॉडरेट हो रहे थे, दे वर टॉकिंग विद एन ईज। वो राउंड टू टेबल पे 1 to 1 टॉक करके ब्रिटिशर्स के सामने अपनी डिमांड रख रहे थे, जिसके कारण ये मॉडरेट्स कहा गया है ग्रुप। जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप शुरू हुआ था, इट वाज बेसिकली वेरी मच डिफरेंट देन दिस, क्योंकि वहां पे इंडियंस को लगा कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, सो दे नीड टू टेक सम डिफरेंट स्टेप। In this demand of moderates, what happened actually that पहले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का इन्होंने एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म मांगा। कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कौन इन्वॉल्व होते थे? सिर्फ ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो मॉडरेट की डिमांड ये थी कि इसमें इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाए, इंडियंस को हायर अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है, बाय through clearing Indian civil service examination in England and in India, because ICS जो क्लियर करते हैं उनको इंडिया एंड इंग्लैंड दोनों में पोस्टिंग मिलती है। तो मॉडरेट्स की डिमांड थी कि इफ दे आर क्लियरिंग एग्जाम दे शुड बी गिवन हायर पोस्ट। जुडिशरी को कंप्लीटली सेपरेट करने एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव वो कमेटी होगी जो सीधा इम्प्लीमेंट करेगी लॉ एंड ऑर्डर, जबकि जुडिशरी जो है वो कंट्रोल करेगी लॉ एंड ऑर्डर पे। सो दे डिमांडेड टू सेपरेट बोथ दिस कमिटी। लोकल बॉडीज जैसे कि ग्राम पंचायत, सरपंच, पंचायत, नगर पालिका एंड ऑल, इनको ज्यादा पावर होनी चाहिए, ठीक है। लैंड रेवेन्यू को कम करना है और पीसेंट को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम अनजस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड। ये सब हम पढ़ चुके हैं, हमने इसके 3 लॉ पढ़े थे, ठीक है। लॉ ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, रोयतवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे पीसेंट के अगेंस्ट इनजस्टिस किया जा रहा था थ्रू जमींदार, यानी कि इनके लैंडलॉर्ड्स, एंड थ्रू ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो आई थिंक सो आप सबको ये पता होगा। अगर आपको पता है तो आप मुझे इन सब की ईयर बताइए कि कौन से ईयर में क्या इम्प्लीमेंट हुआ था। परमानेंट सेटलमेंट कब आया था, रोहतवारी सिस्टम कब आया था, महलवारी सिस्टम कब आया था। सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करना, यानी कि क्या होता था, जैसे इंडिगो में ये लोग टैक्स ले करते थे वैसे इन्होंने सॉल्ट में भी टैक्स ले करना शुरू कर दिया था। तो मॉडरेट्स ने डिमांड किया कि सॉल्ट से टैक्स हटाना पड़ेगा, और शुगर ड्यूटी जो है इनकी, शुगर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उसे भी ड्यूटी फ्री करना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम, ताकि ये एसोसिएशंस बना सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे, उस पे भी इन्हें लायबिलिटीज और लिबर्टी मिलनी चाहिए। अब ये मुझे बताइए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडियन आर्टिकल के कौन से तहत में आती है? रिडक्शन ऑफ स्पेंडिंग ऑन आर्मी, क्योंकि इंडियंस जो थे वो खुद की आर्मी पे नहीं स्पेंड करते थे, वो किसकी आर्मी पे स्पेंड करते थे? ब्रिटिशर्स की आर्मी पे, थ्रू हुज पॉलिसी, थ्रू लॉर्ड वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस। तो मॉडरेट्स की पहली डिमांड ये थी कि आर्मी पे कम से कम रिडक्शन हो, क्योंकि ये लोग टूल्स या वेपन्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, ये लोग आर्मी के मेंटेनेंस, उनको डेली टाइम टू टाइम मील्स प्रोवाइड करना, उनके घोड़े हाथी वगैरह पे ध्यान रखना, उस पे इन्वेस्ट हो रहा था। बाकी ना उनकी ट्रेनिंग्स पे इन्वेस्ट हो रहा था, ना ही टूल्स एंड वेपन्स पे। सो दे डिसाइडेड दैट देयर शुड बी रिडक्शन ऑन स्पेंडिंग ऑन आर्मी। अब इनकी मेथड्स क्या क्या थी, किस मेथड से ये लोग इस नतीजे पे आए थे? तो मॉडरेट्स को टोटल फेथ था कि ब्रिटिशर्स जो है वो एक जस्टिस से देखेंगे, और इंग्लैंड के अपनी क्वीन से ये लोग इस पे इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस लेंगे, ठीक है। मॉडरेट्स ने पिटिशंस यूज किए। पिटिशंस आपको पता है आज के डेट में PIL भी कहा जाता है, ठीक है।
लिखना शुरू किया, वो रेजोल्यूशंस लाते थे, मीटिंग्स करते थे, लीफलेट्स पे और पैम्फलेट्स पे लिख के देते थे, मेमोरेंडम एंड डेलीगेशंस को बुलाते थे ताकि वो अपनी डिमांड रख सके। ठीक है, उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो सिर्फ एजुकेटेड क्लासेस तक ही सीमित रखी, वो भी उन क्लासेस को जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन से जो इन्फ्लुएंस हुए हैं एंड जिन्होंने पढ़ाई की है, बिकॉज वो लोग ही समझ पाएंगे। बाकी नॉर्मल लोगों में वो नेशनल के प्रति, नेशन के प्रति जागरूकता ला रहे थे। उनका मेन एम क्या था कि वो पॉलिटिकल राइट अटेंड करे और सेल्फ गवर्नमेंट स्टेज बाय स्टेज। पॉलिटिकल राइट में उनका क्या था कि उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई भी एसोसिएशन बना सके। एंड सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कि बेसिकली इंडियंस को लोअर बॉडीज पे रखा जाता था, लोकल बॉडीज जैसे कि पंचायत पे रूल करने दे दिया, सरपंच बना दिया। तो ये चाहते थे कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो इनके पास आ जाए स्टेज बाय स्टेज, then they will go to the final step of removing Britishers out from our country. So this was the method. आपको इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में पता ही होगा। 1892 में क्या हुआ था, ये एक्ट के तहत ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अचीवमेंट था। कैसे, इसमें एडिशनल नंबर्स इंक्रीज किए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, फ्रॉम 10 to 16 एंड फ्रॉम 6 to 12। इन्होंने जो था वो नॉन ऑफिशियल्स का भी प्रोपोर्शन इंक्रीज कर दिया था, 6 ऑफिशियल्स एंड 10 नॉन ऑफिशियल्स। दैट्स हाउ 16 मेंबर्स वर बीइंग डिवाइडेड। मेंबर्स को अलाउ था कि वो बजट डिस्कस करें और फाइनेंशियल पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की, अगर उन्हें अच्छी नहीं लग रही तो उस पर वो क्रिटिसाइज करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। बजट पे वोट नहीं किया जा सकता था, ना ही कोई चेंजेस किए जाते थे। ठीक है, प्रोविंसेस में जो थे एडिशनल नंबर भी इंक्रीज किया गया था विद एडिशनल पावर। सो 1892 जो एक्ट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए यूजफुल था, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट्स का फर्स्ट स्टेप ऑफ विक्ट्री यहाँ पे अचीव हुई थी। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन इज, you have to answer the questions in the comment section and the answer for the same will be given to you in the PDF. Okay, who of the following presided the historic Lahore session 1929 in which demand of Purna Swaraj was raised on the bank of river Ravi? The resolution of Quit India movement was passed in which of the following city? Which among the following, it's not a correct statement regarding Jyotiba Phule. अब ये जो क्वेश्चंस नेर है, it's not necessary कि हम आज की क्लास में पढ़े, हम उसी से डिस्कस करें। ये क्वेश्चन नेर आपके ओवरऑल तरीके से है। ज्योतिबा फुले वाला क्वेश्चन है, ये मैं पहले क्लास में करा चुकी हूँ। Okay, so you are supposed to answer this. He used Dalit word for the first time in the 19th century. He was the staunch supporter of Mahatma Gandhi Harijan Sevak Sangh. He is known as author of Gulamgiri and he formed Satya Shodhak Samaj in the year 1873. What was or what were the important features of Nehru report? Acha, okay, fine. Let me give you a brief on this. That Nehru committee report was basically passed in the year 1927, जिसमें नेहरू ने अपनी कुछ राइट्स रखी थी। अब ये जो राइट्स है वो जो हमने अभी पढ़ी है कहीं ना कहीं उनसे सिमिलर है। सो यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन ओवर हियर। इट कंटेन्ड अ बिल ऑफ राइट, देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन, मैन एंड वुमेन शैल हैव equal rights as citizen, there should be federal form of government with residuary power vested in the center and all of the above. Bhagat Singh and B.K. Dutt threw a bomb in the Central Legislative Assembly on 8th April 1929 as a protest to which of the following bill and act? Okay, fine. इसका आंसर ना Rowell Act है. Okay, so if you're thinking that Rowell Act is the answer, it's not the answer. Hint is it's either going to be B or C. So that's all for today's class, and it's me, Himani Joshi, signing off. See you in the next class. Till then, study well and work hard. Thank you.